नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सुपरफास्ट खबरों से पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। रायपुर से खबर सामने आई है। आरक्षण के निर्णय पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। खबर कमेटी की रिपोर्ट पर ननकीराम कंवर का बयान सामने आया है। कमेटी के अध्यक्ष ननकीराम कंवर ने कहा है कि मैंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, उसे पेश करना न करना मेरा काम नहीं था। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलूंगा। रिपोर्ट में क्या था मुझे इतने सालों बाद याद भी नहीं है। अध्यक्ष मैं था उसमें, कमेटी मेरी नहीं थी, समाज की कमेटी, उसमें अध्यक्ष था। अध्यक्ष के हैसियत से मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसको लागू नहीं किया गया था। देखिए, अब किसी ने नहीं किया, उसके संबंध में मेरा कोई आरोप नहीं है कि क्यों नहीं किया। उसकी परिस्थिति उनको समझ में आएगा। और अब चूँकि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ही मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में आप पूछना चाहेंगे तो मैं क्या बताऊँ। नहीं, अब आपको पहले ही बता दिया था कि क्या रिपोर्ट था, किस संबंध में था, ये बहुत डिटेल मुझे नहीं आज में। तो ये आपने सुना ननकीराम कंवर का बयान। आरक्षण के निर्णय पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही। कंवर कमेटी की रिपोर्ट पर उन्होंने साफ कहा है कि मैंने रिपोर्ट सौंप दी थी, उसे पेश करना न करना मेरा काम नहीं था। तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नहीं बोलूंगा। ज्यादा जानकारी लेंगे के अवधेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अवधेश, एक बार फिर से सियासत आरक्षण के मुद्दे पर तूल पकड़ रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? अवधेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करें। अवधेश, एक बार फिर से ननकीराम कंवर का बयान, आरक्षण के मुद्दे पर सियासत बढ़ती जा रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में आरक्षण की आंच लगातार तो लगते जा रही है और इस आंच के बीच में कांग्रेस ने एक आधार बनाया कि तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने कंवर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो हाईकोर्ट में पेश नहीं की और इस कारण जो है केस कमजोर हो गया और अंततः केस 2022 में जो है सरकार के खिलाफ में आया है। अब इसे लेकर ननकीराम कंवर सामने आया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी, उनकी कमेटी रिपोर्ट सौंप चुकी थी, उस रिपोर्ट को पेश करना ना करना उनका काम नहीं था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तात्कालिक मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री थे, मतलब बीजेपी की सरकार थी, उनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तो ये बात बताती है कि जिस आधार को लेके कांग्रेस लगातार तात्कालिक बीजेपी सरकार के खिलाफ मुखर है, उस आधार को और बल मिल चुका है ननकीराम कंवर के इस बयान को लेके, क्योंकि ननकीराम कंवर उस कमेटी के अध्यक्ष, जिस तरह से आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाया गया था, अनुसूचित जातियों के आरक्षण को कम किया गया था, उसका विवाद उस समय से लेके जो लगातार जारी था, 2022 में कोर्ट के माध्यम से उसका पटाक्षेप तो हुआ, लेकिन इस आरक्षण के विवाद के पटाक्षेप के बाद अब जो सियासत है वो लगातार गर्माते जा रही है। साथ ही अवधेश, मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ननकीराम कंवर ने यह भी कहा है। इस सेंटेंस को किस तरह से देखा जा रहा है? जिस तरह से पहले सरकार ने लागू कर दिया कि आरक्षण आदिवासियों का बढ़ा दिया गया और उसके बाद जब अनुसूचित जातियों ने इसका विरोध किया तब जाके एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए कि वास्तविक में जनसंख्या का आधार कितना है, किसके पास कितनी जनसंख्या है, जिस आधार पे आरक्षण तय किया जाएगा। ननकीराम कंवर ने अपनी कमेटी के साथ रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को सरकार को दे भी दिया गया। चलिए, ठीक है अवधेश, आप बने रहेगा हमारे साथ खुद ननकीराम कंवर जी जुड़ रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री ने। ननकीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। चलिए, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें, लेकिन लगातार सियासत इस मुद्दे पर बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि आरक्षण का मामला जो कि एक बार फिर से सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है। ननकीराम कंवर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है ननकीराम जी आपका न्यूज़ 18 पर। लगातार आरोप ननकीराम जी कांग्रेस की तरफ से लगाया गया कि बीजेपी ने मुद्दा ठीक से नहीं रखा, रिपोर्ट पेश नहीं की, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उस रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, मुद्दा ठीक था या गलत था, हमने ठीक है कहकर दिया था। अब सरकार ने उस समय, हमारी सरकार थी, मान लीजिए कहीं वो पेश नहीं किया, लेकिन अभी जिन मुद्दों पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था वो है 12 जाति कास्ट, 12 कास्ट की कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, वो लिखते हैं वही जात, वही है सेम कास्ट, तो उसको हमने लिखा था। इनके सब लोगों ने कहा कि भाई हम एक ही जाति के हैं, सा में ऊपर मास्टर वो है एन लगा है समझिए, और दूसरे में नहीं लगा है, इतने का अंतर होता था। जैसे एक और बता, अगर
नगसिया, भूया भूया और भूया भूया एक ही कास्ट है, लेकिन शब्द में थोड़ा सा अंतर होता था, इसलिए उसको हमने दिया था और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और वो आदिवासियों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से किसी सरकार में किसी ने नहीं किया अभी तक। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये रुख साफ करने के लिए। ये थे ननकीराम कंवर, पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। साथ ही अवधेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। और इधर कांकेर से बड़ी खबर सामने आई है। मासूम की गड्ढे में डूबने से मौत हो चुकी है। गड्ढे में डूबने से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो चुकी है। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में जमकर आक्रोश है। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। पानी टंकी बनाने के लिए गड्ढे खोदे गए थे। भानु प्रतापपुर के कन्हार गांव का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस गड्ढे की। आप टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से कांकेर में इस गड्ढे में डूबने की वजह से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। बच्ची की मौत के बाद से ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। पानी टंकी बनाने के लिए बताया गया है कि गड्ढा खोदा गया था, उसके बाद इसी तरह से इसे छोड़ दिया गया। भानु प्रतापपुर के कन्हार गांव का ये मामला, और इसी गड्ढे में डूबने से 3 साल की मासूम की मौत हो गई है। तो भानु प्रतापपुर के कन्हार गांव में गड्ढे में डूबने से 3 साल की मासूम की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद ग्रामीणों में जमकर आक्रोश। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। पानी टंकी बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था, उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। बड़ी लापरवाही और इसी गड्ढे में डूबने से 3 साल की मासूम की मौत हो गई। भानु प्रतापपुर के कन्हार गांव का यह मामला। तस्वीरें लगातार आपको इस गड्ढे की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लापरवाही का आलम। कांकेर में पानी टंकी बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया, उसके बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया और ये बड़ा हादसा। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे कवर्धा की ओर। समाज ने ठुकराया तो पुलिस ने धर्म निभाया। रज्जू मेरावी का परिवार ने बहिष्कार कर दिया था। ठुकराने के बाद पुलिस ने शव का क्रियाक्रम करवाया। अंतिम संस्कार से 13वीं तक पुलिस ने अपना धर्म निभाया। पांडातराई थाने के बैगा टोला का ये मामला। आपको बता रहे हैं, हर तरफ पुलिस की तारीफ हो रही है। तो कवर्धा की ये खबर है, जहां पर समाज ने ठुकराया तो पुलिस ने अपना धर्म निभाते हुए अंतिम संस्कार से 13वीं तक करवाई है। ठुकराने के बाद पुलिस ने शव का क्रियाक्रम भी करवाया। आपको बता दें कि रज्जू मेरावी, जिसका परिवार ने बहिष्कार कर दिया था, पांडातराई थाने के बैगा टोला का ये मामला है। हर तरफ पुलिस की तारीफ की जा रही है। पुलिस की ये बेहतरीन पहल देखिए। इस तरफ राजू मेरावी का परिवार, जो कि रज्जू मेरावी का बहिष्कार कर चुका था, उस तरफ परिवार के ठुकराने के बाद पुलिस ने शव का क्रियाक्रम किया। अंतिम संस्कार से 13वीं तक पुलिस ने अपना धर्म निभाया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनीष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, ये जो मृतक है, ये 20 साल पहले इसने शादी की थी। दूसरे धर्म से इसकी शादी होने के चलते तो समाज और परिवार ने इसको बहिष्कृत कर दिया था। 20 सालों से ये दर्द झेल रहा था और ये पति पत्नी ही रहते थे गांव में। और उसके 8 तारीख को इसकी मृत्यु हो गई थी, जिस पर परिवार वालों ने और उनके रिश्तेदारों ने भी और गांव वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया। महिला एक दिन जो है अपने पति के शव के साथ रोती बिलखती पड़ी रही, जिसको जानकारी पुलिस को और पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद जो है उसे जितने भी एक मृतक के जो कर्म होते हैं, उससे लेकर जो है पूरी प्रक्रिया की 13वीं का भी कार्यक्रम जो है पुलिस के द्वारा किया गया। तो इस तरह से एक मानवता दिखाते हुए एक जो महिला थी उसका साथ देते हुए और उसके पूरे कर्म को पुलिस के द्वारा जो है पूरा करने का ये पूरा मामला जो है सामने आया है, जिसके लेकर जो है लोगों में काफी सराहना भी हो रही है। लेकिन वही लोग हैं जो उस महिला के पति का और उसके परिवार का साथ नहीं दिया था, जिसमें पुलिस ने इसमें पूरी भूमिका निभाई है। जी, निश्चित ही बेहतरीन पहल पुलिस की तरफ से। शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर से एक बड़ी खबर। करंट लगने से युवक की मौत हो चुकी है। बिजली के तार की चपेट में युवक आ गया था, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मवेशी चराने युवक पहुंचा था
बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। कई महीनों से तार टूटकर इसी तरह से पड़ा हुआ था। केसकवा गांव की एक घटना है और इसी तार की चपेट में युवक आया। करंट लगने से उसकी मौत हो गई। तो मवेशी चराने के लिए युवक यहां पर पहुंचा था। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से कहा जा रहा है कि कई महीनों से तार टूटकर लटक रहा था। इसकी शिकायत भी की गई थी। आगे बात करेंगे बलरामपुर की, जहां पर 15 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। कौडू पंचायत के सरपंच के घर में तोड़फोड़ किए हाथियों ने। घर में रखे अनाज को नुकसान पहुंचाया है। 3 मवेशियों को हाथी ने कुचल डाला। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल। राजपुर वन परिक्षेत्र का ये मामला है। बलरामपुर की हम बात करें, 15 हाथियों का दल यहां पर लगातार उत्पात मचाए हैं। आगे बढ़ते अगली खबर बलौदा बाजार से। महानदी पुल पर महाजाम लग गया। डोकरी टी में पुल पर लंबा जाम लगा। ट्रक खराब होने के चलते जाम की स्थिति बनी। महाजाम में घंटों लोग फंसे रहे। मौके पर कस्टोल पुलिस की टीम भी पहुंची, हालांकि ट्रैफिक चालू करने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। अभी भी स्थिति ठीक नहीं हो पाई है। तस्वीरें देखिए, बलौदा बाजार से तस्वीरें सामने आई हैं। महानदी पुल पर जाम की स्थिति, ट्रक खराब होने की वजह से यहाँ पर जाम लग चुका है। और दर जांजगीर चांपा में रेलवे स्टेशन से जांजगीर जाने वाली सड़क का पिछले 1 दशक से हाल बेहाल है। कोरबा और रायगढ़ जिला जाने का ये मुख्य मार्ग माना जाता है। रोजाना सैकड़ों वाहनों का आना जाना यहां से होता है, लेकिन इस सड़क को देखने के बाद लगेगा कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। इस सड़क पर राहगीरों को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। सड़क मरम्मत को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन सड़क सुधार की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे रोड जो है क्या करते हैं कि जो मुर्रुम वाला जो आता है वो ला करके पटक देते हैं। 4 दिन फिर बारिश होती है तो फिर उसके जो रोड का जो स्थिति है फिर उसकी उसी तरह से एज इट इज़ फिर से हो जाता है। यहाँ पे लोग पूरी तरह से परेशान हैं, बहुत तरह से, काफ़ी तरह से परेशान हैं। लोग एकदम त्राहिमाम है, समझिए उस तरह से। मैं खुद इस रोड से डेली आना जाना होता है सर। मैं इस रोड में आने जाते रोज़ जो है मैं एक बार रो देता हूँ इस रोड में आने के लिए। और गरियाबंद में जर्जर स्कूल भवन की खबर न्यूज 18 पर दिखाने का बड़ा असर हुआ है। दरअसल फिंगेश्वर इलाके के कई जर्जर स्कूल भवनों को लेकर न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ एक खबर दिखाई थी। इसके बाद अब जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी लेने राज्य में एसडीएम ब्लॉक मुख्यालय फिंगेश्वर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जनपद कार्यालय में सरपंच सचिव की बैठक को लेकर जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी मांगी ताकि उन स्कूल भवनों की मरम्मत की जा सके। और दर्रा धमतरी में शिक्षा का नया सत्र शुरू हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी अभी भी बनी हुई है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और उसके कारण पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बड़ी कक्षाओं के बच्चे कोर्स में पिछड़ रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स और पालक दोनों ही बेहद परेशान हैं। हम यहाँ हमारे स्कूल में, ग्राम पंचायत के स्कूल में शिक्षक की कमी है। यही शिकायत लेकर हम आए हैं महोदय जी से। कितने शिक्षक की कमी है? और शिक्षक तो 2 शिक्षक की जरूरत है सर, जिससे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है पढ़ाई नहीं होने के कारण। शिक्षकों का हम लोगों ने समन्वय करके व्यवस्था किया है। वैसे तो शिक्षक की कमी है, करीब 150-200 शिक्षकों की कमी है, लेकिन उसको जितनी संसाधन है उसके अनुसार हम लोग बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था हो ये प्रयास कर रहे हैं। और इधर कांकेर के सिंगारभाट गांव में बंद पड़े क्रशर प्लांट को फिर से शुरू करने की कवायद चल रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग अनजान भय से दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां ये प्लांट बनाया गया है वहां ग्राम की देवी देवता का स्थान है। जब जब प्लांट शुरू किया जाता है तो गांव में दैविक प्रकोप आ जाता है, जिसके चलते उनको तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसलिए ग्रामीणों का कहना है कि इस बंद पड़े क्रशर प्लांट को शुरू नहीं होने देंगे। देवी स्थल है इसलिए हम लोग रोक लगा रहे हैं अब, क्योंकि देवी प्रकोप से हमको गुजरना पड़ता है। कई प्रकार के हमको फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली, रंग बिरंगी ये सब बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और हमारे समस्त ग्रामवासी आकर के यहाँ मिन्नतें मांगते हैं, विनती करते हैं, माथ नमाते तो हमारा सब दुख दलिदर ख़त्म हो जाता है। और हम इस स्थान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम किसी को इस पहाड़ को नष्ट होने नहीं देना चाहते। हम कैसर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी कांग्रेस पदयात्रा करेगी। पदयात्रा एमपी कांग्रेस को सत्ता दिलाएगी ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह की पदयात्रा की जानकारी सामने आई है। साथ ही आरिफ मसूद और पांची लाल मीणा भी
पदयात्रा में शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल में जयवर्धन सिंह की पदयात्रा निकलेगी। आरिफ मसूद बुरहानपुर से भोपाल तक पदयात्रा करेंगे। धार के कारम डैम से कांचीलाल मीणा की पदयात्रा शुरू होगी। बीजेपी ने कांग्रेस की पदयात्रा पर निशाना भी साधा है। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, कांग्रेस की लगातार यही कोशिश है कि ध्यान बटोरा जाए पदयात्रा के जरिए और किसी न किसी तरह सत्ता में वापसी हो सके। हालांकि फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आई कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी पदयात्रा के जरिए लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक भी अपनी सीट को बचाने के लिए अब जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के ज़्यादातर विधायकों ने पदयात्रा का प्लान तैयार किया और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि लंबे रूट तक जाकर कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल में पदयात्रा निकालेंगे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल से बुरहानपुर तक पदयात्रा निकालने की तैयारी कर ली और इसी तरीके से कांचीलाल मीणा भी जो है पदयात्रा निकालते हुए भोपाल पहुंचेंगे। तो तब बीजेपी सरकार के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जो है कांग्रेस विधायक पदयात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी कांग्रेस के पदयात्रा के प्लान पर काउंटर तैयार कर लिया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यदि कांग्रेस के विधायक और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में पदयात्रा करते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि 2018 के चुनाव से पहले जो ऐलान किए थे, जो घोषणाएं की थी, उन पर अमल क्यों नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए जुटे हैं और यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधायक पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में पदयात्रा करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, निश्चित ही शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस का प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस जिसने ऐलान कर दिया है कि तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस की तरफ से वो पदयात्रा निकालेंगे। उसके बाद लगातार यही कोशिश कांग्रेस की तरफ से कि सत्ता वापसी कैसे न कैसे मध्य प्रदेश में हो पाए और बीजेपी भी दूसरी तरफ इसको लेकर हमलावर है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।